हाँ जी बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा वो था 12th क्लास के मैथमेटिक्स में, वो था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन था। अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो कंप्लीट सीरीज मैंने आपको पहले ही करवा दिया है, और उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चाहे चैप्टर के हो चाहे वो एग्जाम्पल के, वो हम सबने कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके बाद मैंने उनको आपको एक रिवाइज सेक्शन भी दिया है, तो आप उनको सारे जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब का आप रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। अभी अभी जो अपना नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो है, बच्चों की डिमांड भी थी कि सर पहले आप सातत्य और अवकलनीयता को करवा दो, ठीक है। और ये देखो, ये पढ़ना है, चाहे अब आपको अवकलन पढ़ना हो चाहे आपको समाकलन पढ़ना हो। इनको पढ़ने से पहले आपको कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बार बार काम आएंगे, इसलिए वो मैंने पहले करवाया है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे सातत्यता और अवकलनीयता, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना। तो इनको पढ़ने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, और उन कॉन्सेप्ट पर बेसिस कितने सारे क्वेश्चन है जिनको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। हम एक एक करके पॉइंट से आगे बढ़ते हुए अपना एक लोकस डिफाइन करेंगे, बिंदु पथ बनाएंगे, उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, वो बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम जानते हैं। इस चैप्टर का नाम है सातत्य एवं अवकलनीयता, ठीक है। दो टॉपिक है बच्चा पार्टी, एक होती है कंटिन्यूटी, एक होती है डिफरेंशियबिलिटी। अगर आप कंटिन्यूटी को समझ जाते हो तो डिफरेंशियबिलिटी इजी हो जाएगी, क्योंकि जो कंटिन्यू है वही डिफरेंशिएबल होता है, वही अवकलनीय होता है, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सातत्यता को, ठीक है ना। सातत्य यानी सततता, यानी कंटिन्यूटी हम पहले पढ़ने जा रहे हैं, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम अवकलन, अवकलन गणित उसके बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो, अब देखो, उस सातत्यता को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सातत्य में सबसे पहले तो ये है कि इस कंटिन्यूटी को कहते क्या है ना, यानी ये सातत्यता होती क्या है, ठीक है। फिर देखेंगे हम सतत और असतत क्या होता है, कि पहले तो हम ये फील करेंगे कि आखिर कंटिन्यूटी किससे कहते हैं, कोई फलन कंटिन्यू फलन कब होता है वो हम जानेंगे अच्छे से। फिर कोई फलन कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू क्या होता है, सतत और असतत क्या होता है। फिर हम चेक कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा, क्या सिर्फ फंक्शन का यहाँ पे सवाल लिखा हुआ होगा और उसको देखते ही बता सकते हैं क्या ये सतत होगा या असतत होगा, या फिर इसकी कोई एक प्रक्रिया है या फिर इसका एक विधि है जिसके माध्यम से हम ज्ञात करेंगे कि ये सतत है या फिर नहीं है। फिर ऐसे भी कुछ फंक्शन है जो हमेशा अपने प्रांत में सतत रहते हैं, यानी कभी भी वो टूटते नहीं है। तो वो कौन कौन से फलन है, ये आज के हमारे टॉपिक है, इन सब को हम पढ़ाई करेंगे। तो मान के चलो आपकी 5वीं प्रश्नावली का ये सतत पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट है आज का, सतत आखिर होता क्या है, सातत्य आखिर होता क्या है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, मैंने एक फलन लिया y बराबर साइन एक्स, क्या लिया, y बराबर साइन एक्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। यह एक त्रिकोणमितीय फलन है। कौन सा फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है। इसका ग्राफ मैंने आपको सिखा रखा है, 11वीं कक्षा में मैंने सिखाया है ये ग्राफ, ठीक है। और वो ग्राफ ऐसे बनता है, देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, और इसके पीछे भी ये सेम टू सेम चलेगा, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो ग्राफ जो बना है साइन एक्स का, इसका एक्स एक्स पे प्रांत होता है और वाई एक्स पर परिसर यानी रेंज होता है, ये डोमेन ये रेंज, ये अपना ग्राफ है। आप देख कर ये बताइए, क्या ये ग्राफ किसी भी बिंदु पे ब्रेक हो रहा है या फिर किसी भी बिंदु पर ये क्या टूट रहा है। आपको ऐसा नजर आ रहा है कि इसमें प्रतीत हो रहा है कि कहीं भी ये ग्राफ टूट रहा है, ये कहीं नहीं टूटेगा बच्चों, ये अनंत तक चलेगा, यानी जब तक ये डोमेन के मान आप में रखने की हिम्मत आप रखते रहो ऐसे चलता रहेगा, ये कभी भी टूटेगा नहीं। जो ग्राफ अपने प्रांत में कभी टूटते नहीं है उन्हें बोलते हैं सतत, और जो ग्राफ अपने प्रांत में कहीं टूट जाते हैं उनको बोलते हैं असतत ग्राफ। क्या, असतत ग्राफ। जैसे कैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आपने एक फंक्शन सुना होगा, देखिए आप फंक्शन देखिए, वो है अपना 10x, क्या लिया आपने, 10x लिया, ठीक है। अब देखो
यहां पर ये x बिलोंग्स टू r में सतत है बच्चों, किस में सतत है? r में, सर्वत्र सतत है। लेकिन tan x की अगर मैं बात करूं, tan x का ग्राफ कैसे बनता है आपको पता है? tan x का ग्राफ यहां पे देखो π/2 पे क्या होता है, यानी 90 डिग्री पे वो टूट जाता है। कैसे? देखते रहिए अभी, ये 3π/2, ठीक है। अब देखो आप π/2 पर वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि π/2 देखो फॉर्मूला क्या होता है tan x का, ये देखिए tan x का फॉर्मूला होता है sin x बटा cos x। और अगर मैं π/2 रखूंगा तो ऊपर तो रखूंगा sin 90 और नीचे रखूंगा cos 90, तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा? इसका मान 1 और इसका मान हो जाएगा टेंस टू 0। जीरो क्या पूरा कंप्लीट जीरो होगा, और 1/0 गणित में तो बटे में जीरो आता नहीं है, इसका मतलब ये 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन रहता है। नॉट डिफाइन रहेगा तो ये इस पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो tan 0 का मान कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। और tan π/4 पे कितना होता है? 1 होता है। एक बार विक्रम अब 8 है, अभी एक -π/2 पीछे ले लो, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने कहा कि 90 डिग्री यानी π/2 का जो भी विषम गुणांक होगा उस पे ये tan x नॉट डिफाइन रहेगा। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखो ऐसे आएगा इसका ग्राफ, ठीक है। ये tan x का क्या होता है? ग्राफ होता है। अब बताओ tan x में ये आप ग्राफ देख रहे हो, क्या ये π/2 पे क्या ये टूटा हुआ नहीं है? देखो बढ़ाओ, देखो इसको यहां से मैं लेके आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा है ये। अब आगे देखो ये ऐसे ऊपर चला गया, यहां पर आने के लिए मुझे इस कलम को यहां से उठा के इधर आना पड़ेगा, या फिर सॉरी इधर जस्ट आगे वाले π/2 से जस्ट पीछे किस पे रहिए? प्लस अनंत की ओर जा रहा है। देखो π/2 से जस्ट पीछे ये प्लस अनंत की ओर जा रहा है, और π/2 से जस्ट आगे ये माइनस अनंत से निकल रहा है ग्राफ। यानी अगर इसको मुझे जस्ट आगे जाना हो तो इस पेन को मुझे हटाना पड़ेगा और पेन को उठा के मुझे आगे वाले सीढ़ी पे जाना पड़ेगा। तो पेन मेरा उठा है, अगर किसी को ग्राफ बनाते वक्त इसमें नहीं उठा पड़ेगा। देखो यहाँ पे π/2 है, ठीक है। π/2 जस्ट पीछे मैं यहाँ पे हूँ, π/2 पे गए यहाँ पे, π/2 जस्ट आगे यहाँ पे, ये पेन हटा नहीं, देखो पेन अपनी जगह से हिला नहीं है। यानी पेन को इस ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए देखो ये पेन कभी नहीं हटेगा, चलता रहेगा। लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे पेन को यहां से हटाना है और यहां पे आना पड़ा। तो ऐसे ग्राफ जिनको बनाने के लिए अगर आपका हाथ पेन के साथ अगर आपका उठ रहा है और फिर जाना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो ग्राफ टूट गया है और यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है। और टूटे हुए ग्राफ को क्या बोलते हैं? असतत ग्राफ बोलते हैं। सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ग्राफ जो किसी बिंदु पर ब्रेक हो जाते हैं उसके जस्ट पहले तो वो वैल्यू कुछ और ही देते हैं और जस्ट बाद वैल्यू कुछ और ही देते हैं। ये वो जो फलन है ये असतत फलन होता है बच्चा। अगर आपसे कोई पूछे क्या ये x बिलोंग्स टू r के लिए सर्वत्र सतत फलन है, तब कहोगे सर नहीं, ये उन मानों के लिए सतत नहीं है जिनमें π/2 आता हो। यानी π/2 का ओड गुणांक जो होगा, विषम गुणांक, जैसे π/2, 3π/2, ऐसे जितने भी अपन मान होंगे वहां पे tan अपरिभाषित रहता है, नॉट डिफाइंड रहता है, ब्रेक रहता है, टूटा हुआ रहता है, उनको बोलते हैं असतत। और साइन जैसे ग्राफ को क्या बोलते हैं? सतत बोलते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और आपको दिखाता हूं, ठीक है, उनको और देखेंगे आप। एक बार इनको मिटा देते हैं, ठीक है। देखो देखिए आपसे अगर मैं पूछूं y बराबर x² या फिर कोई भी द्विघात समीकरण है, कोई भी क्या है? द्विघात समीकरण। तो आप सभी को पता ही है द्विघात समीकरण जो होता है वो परवलय बनाता है। क्या बनाता है? परवलय। और अगर नहीं पता है तो हम जब फलन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, कंपटीशन लेवल में भी मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा, उसमें हर एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसका ग्राफ पढ़ेंगे, वो सब कुछ वहां पढ़ लेंगे। एक बार अपना बोर्ड पर फोकस करते हैं। द्विघात समीकरण हमेशा परवलय बनाती है। परवलय मतलब पैराबोला, और ये सिंपल पैराबोला है अक्ष स्क्वायर का, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। देखो इसमें एक घात किसकी है? y की, और दो घात किसकी है? x की। तो ये घात, ये जो y अक्ष के प्रति है ना सममित बनेगा, तो इस y अक्ष के ऊपर ऐसे ऐसे दोनों तरफ सेम टू सेम ये ग्राफ बन जाएगा। ये होता है y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ। आप मुझे बताए किसी भी पॉइंट को आप यहां से लेके आ रहे हो, पेन हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, देख लो ऊपर जा रहा है, यानी इसमें पेन नहीं हिला।
तो ये एक सर्वत्र सतत फलन है बच्चों। क्या है? सर्वत्र सतत फलन है, क्योंकि आपको ये ब्रेक है ही नहीं, कहीं पे ब्रेक नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे पूछूं y इज इक्वल टू 1/x, क्या y इज इक्वल टू 1/x, तो इसका जो ग्राफ बनता है ना बच्चों वो ऐसे बनता है, देखो ऐसे, ये थोड़ा ऐसे ऊपर बनेगा, ये से नीचे तरफ चलेगा, लेकिन जीरो पर ये कोई मान नहीं देता है, जीरो पे ये कोई मान नहीं देगा, क्योंकि जीरो अगर बट्टा में जीरो आ गया तो गणित में तो बट्टे में जीरो आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ पे नॉट डिफाइन है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखो -x वाले मान पे ये ग्राफ कुछ ना कुछ मान दे रहा है, लेकिन जैसे जीरो के नजदीक जाएंगे ये मान बदल देगा और नीचे की ओर चलता रहेगा, ठीक है। जीरो से जस्ट आगे ये वैल्यू एकदम से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और वहां से फिर ये नीचे गिरना शुरू होगा, जैसे जैसे x के मान बढ़ेंगे y का मान एकदम से गिरता चला जाएगा। कुल मिला के ये जीरो पर ब्रेक हो गया है ना। देखो जीरो से जस्ट पीछे ये मान माइनस अनंत दे रहा है, जीरो से जस्ट पीछे, और जीरो से जस्ट आगे ये मान कितने देगा? प्लस के अनंत दे रहा है। माइनस अनंत से प्लस अनंत चला गया, इतना बड़ा जंप सोचो आप, मतलब ब्रह्मांड के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे पे पहुंच गया। ये एक ब्रह्मांड टाइप है जिसमें एक तो माइनस अनंत एक सिरे पे, प्लस का अनंत आगे वाले सिरे पे, तो देखो कितना जंप किया है इसने, ये जंप है। देखो निकालते कैसे है मैं बताता हूं आपको। इसको मैंने क्या किया, इसको अक्ष से जस्ट थोड़ा सा पीछे, मतलब अगर अक्ष का मान जीरो है, क्या है? जीरो, मुझे जीरो से थोड़ा सा जस्ट पीछे जाना है, थोड़ा सा पीछे। मैंने क्या लिया? एक h लिया, वो भी माइनस में। h एक छोटी सी धनात्मक संख्या है जो बहुत ज्यादा छोटी है, उसका मैंने ऋणात्मक मान लिया, ठीक है, वो एकदम से जस्ट जीरो से जस्ट पीछे है। और एक मैंने 1/h लिया, ये h टेंड्स टू जीरो है बच्चों, h टेंड्स टू क्या है? जीरो है, यानी जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत नजदीक चीज है, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। ये जो चीज होगी ना, ये जो चीज, अब देखो h सबसे छोटी चीज है और बट्टे में है, और बट्टे में कोई अगर बहुत छोटी चीज हो तो उसका ऑल ओवर सबसे बड़ा होता है। तो ये 1/h लगभग जीरो है, तो 1/0 कितना हो जाएगा? अनंत, लेकिन साइन में क्या है? माइनस अनंत। और ये 1/h h टेंड्स टू जीरो है, तो 1/0 लगभग अनंत, तो ये जो अनंत प्लस का है, तो यानी ये जंप कर गया वैल्यू, ये वैल्यू माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर जंप कर गई, तो इस जीरो पे ये क्या है? फंक्शन ब्रेक है, यानी असतत ग्राफ है, ये क्या है? असतत जीरो पे। तो ऐसे ऐसे हम बहुत सारे फंक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे, उनको चेक कैसे करेंगे वो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, वैसे पता लग जाएगा, और हर जगह सतत रहने वाले फलन के बारे में भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो इसको आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करो। हाँ जी बच्चों, देखो अब बारी है हमें सातत्य कैसे चेक करते हैं। देखो सातत्य किसका चेक होता है? कोई इंसान का तो होता नहीं है, जाहिर सी बात है, गणित के जितने भी फंक्शन होते हैं उन सब का हमें कंटिन्यू चेक करना पड़ता है, ठीक है, यानी सातत्य कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है। फंक्शन कौन कौन होते हैं? जैसे त्रिकोणमितीय फलन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, लोगरिथम फंक्शन होता है, लोग के जो फंक्शन होते हैं, चरघातांकीय फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंट वाले फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, पॉलिनोमियल के जो फंक्शन होते हैं, उन सब का हमें चेक करना होता है कि वो आखिर वो सतत कैसे होते हैं। देखो बच्चों बहुत सिंपल सी है, मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। सबसे पहले आप एक वास्तविक मान का एक फलन ले लो, y बराबर fx। क्या ये एक फलन है जो अपने प्रांत में पूर्णतया परिभाषित है, जो अपने प्रांत में पूर्णतया परिभाषित है, और उसका कोई ना कोई ग्राफ बनता होगा, ठीक है, वो चलो जो भी है बन जाएगा। अब उसमें हमें किसी उसके प्रांत का बिंदु कोई मान लो a है, x में प्रांत में बिंदु a है, उस a पर हमें इसकी सततता चेक करनी है। क्या चेक करनी है? सतत है या नहीं है, यानी सातत्यता चेक करनी है हमें, ठीक है। वो कैसे करेंगे? देखो सातत्यता का पता लगाते हैं। उसके लिए बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, और वो ये है कि उस पॉइंट x बराबर a पर, क्या x बराबर a पर fx की आपको सीमा निकालनी है। क्या निकालनी है? सीमा का मतलब होता है लिमिट। अगर आप उस बिंदु पर उसकी लिमिट निकालते हो और वो की वो लिमिट उस फलन के उस बिंदु पर जो मान आता है अगर उसके बराबर आ जाए तो ये मान के चलो वो फलन सतत है, अगर नहीं आता है तो वो असतत है, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? गणित में ऐसे लिखेंगे, देखो लिमिट x का मान क्या है? a, तो a पर चेक करना, तो x टेंड्स टू a, कौन से फलन पे? वो फलन यहां पे लिख दो, और उस फलन का मान कैसे निकलेंगे? वो तो x का मान a रखोगे तब, तो ये अगर बराबर आ जाता है
तब तो वो फलन होता है सतत फलन, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, असतत। तो ये बराबर हो जाएगा तो सतत, बराबर नहीं आएगा तो असतत। और लिमिट ज्ञात करना आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है, अदरवाइज हम जैसे जैसे सवाल आएंगे साथ साथ में निकालते रहेंगे, ठीक है ना। लिमिट दो तरह की होती है, देखो लिमिट कितने तरीके की होती है, दो तरीके की, मैं आपको बता देता हूं। जैसे लिमिट एक होती है LHL, ठीक है ना, और एक होती है RHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट, यानी एक तो होती है बाईं सीमा, एक होती है दाईं सीमा। अब ये बाईं सीमा दाईं सीमा क्या होती है, मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको बताता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहले तो आप इसको नोट करो कि सातत्यता कैसे चेक करते हैं। कोई भी फलन होगा XYZ कुछ भी दिया हुआ होगा, उसमें किसी पॉइंट पर सातत्यता चेक होती है, उसके लिए आपको उस पॉइंट पर उस फलन का मान ज्ञात करना है और उसी पॉइंट पर उस फलन की सीमा ज्ञात करनी है। वो दोनों बराबर आ जाएगी तो वो सतत है, नहीं आई तो वो असतत है। आखिर ऐसा क्यों हुआ उसका जवाब अभी लाते हैं, देखो आगे। देखो बच्चों एक ग्राफ के माध्यम से सीखते हैं इसको। मान लीजिए कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है, और ये आपका मूल बिंदु है। कोई भी ग्राफ बनाया मैंने, कोई भी ग्राफ बना दिया, कुछ भी किसी भी फलन का मैंने एक फलन मान लिया मैंने, वास्तविक मान फलन है y बराबर fx, ठीक है, उसका कोई ना कोई प्रांत है और कोई ना कोई परिसर तो होगा ही। उसमें मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहां पे लिया, यहां पे देखो, यहां पे ये ही ले लो, ये ले लो, ये देखो, ये आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट मैंने लिया और इस पॉइंट का नाम है, नीचे अगर जाऊंगा तो ये x का वैल्यू है और इस अक्ष पे इसका मान है x बराबर a। अगर मैंने x का मान a डाला है तो y का मान कितना आएगा बताओ, y का मान आएगा fa, यानी इस पॉइंट पर अगर मैं बिंदु लिखूं तो वो आएगा a, fa, यानी a पे fa इस फलन का मान है। लेकिन बच्चों इस बिंदु के जस्ट पीछे और जस्ट आगे भी तो दो बिंदु है। जैसे आप एक बस में बैठे हो, ठीक है, और बस में जैसे आप बैठे हो, बस की सीट कुछ इस तरह से है, देखो ये पुराने जो बस होती थी उसमें होता था कि बस एकदम से एकल सीट रहती थी, इधर भी सामने भी सीट रहती थी, बीच में भी सीट रहती थी और उस पे आदमी एक एक करके ऐसे बैठा था। जैसे देखो अपन बड़े बड़े शहर में जाते हैं, वहां पे सिटी बस लगी होती है और सिटी बस की सीट लगभग ऐसी होती है, तो उसमें मान लो कुछ सवारियां बैठी हुई है, ठीक है ना, उसमें मान लो एक आदमी यहाँ पे बैठा है, तो उससे जस्ट सट के एकदम से नजदीक उसके एक आदमी बैठा होगा, उसके पीछे बैठा होगा और जस्ट उसके आगे भी एक आदमी सट के बैठा होगा, एकदम से टच होके बैठा होगा ना। तो ये तीन जो इंसान बैठे हैं वो एक दूसरे से सट के बैठे हैं। वैसे यहाँ पे तीन बिंदु है, एक तो वो बिंदु जिस पे हम बात कर रहे हैं कि ये ग्राफ पता लगाओ कि यहाँ पे टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ, उसके जस्ट पीछे भी एक बिंदु और जस्ट आगे भी एक बिंदु है। अगर उन तीनों बिंदुओं पर अगर फलन का मान एकदम से लगभग एकदम से समान आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो तीनों बिंदु एकदम से सट के बैठे हैं, एक दूसरे के ऊपर संपाती है। ये मैंने नाम बोला ना संपाती, संपाती का मतलब आप समझते हो क्या, जैसे ये पहला बिंदु, दूसरा बिंदु भी जस्ट इसके ऊपर, तीसरा बिंदु भी जस्ट इसके ऊपर, तो ये एक ही बिंदु है, तीन बिंदु न होकर एक ही बिंदु है। तो ऐसा अगर कोई फलन हुआ, अगर वो संपाती सिद्ध हो जाता है यानी अगर उनके अगल में और बगल में दोनों बिंदुओं पर अगर फलन का मान उसी बिंदु तीसरे बिंदु जो बीच में जो है उसके बराबर आ जाए फलन के मान के, तो मान के चलो वो फलन सतत है। और इन अगल बगल वाले बिंदुओं पर फलन का मान पता है क्या कहलाता है, सीमा कहलाती है। यानी इसके पीछे वाले बिंदु पर जो मान होता है उसको बाईं सीमा बोलते हैं और इसके आगे यानी राइट साइड में जो मान होता है उसको हम दाईं सीमा बोलते हैं। और ये आप 11th में पढ़ चुके हो, बाईं सीमा दाईं सीमा और बिंदु का मान अगर समान रहा तो मतलब वो फलन टूटा ही नहीं। अब देखो मेरे पास एक ग्राफ और है, देखो मैंने क्या करा कि एक मैंने ग्राफ ऐसे लिया, देखो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है और यहां पर आके रुक गया, यहां पे आके रुक गया, फिर यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आया। देखो आप ध्यान से देखना, ये ग्राफ ऐसे ऐसे आता है और इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे ये ब्रेक हो गया और इस पॉइंट का नाम है x बराबर a, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, और ये मान लीजिए कि यहां पे मान दे नहीं रहा, इसका मान यहां पे मैंने ऐसे ओपन कर दिया, ओपन ब्रैकेट, क्या
ओपन ब्रैकेट, और यहां पे इसका मान क्लोज कर दिया है, ठीक है ना, और जो भी मान आ रहा है वो a का है। x बराबर a पर इस टाइम इस फलन का मान कितना है, यहां पे जो डायरेक्ट पॉइंट है ना ये आपको दिख रहा है कि x बराबर a पे इसका मान ये है, ये नहीं है, यहां पे मैंने ओपन ब्रैकेट रख दिया, ठीक है ना, ये क्लोज, ये ओपन है, ये क्लोज है, तो यानी x बराबर a पर मान इसका ये है, ठीक है। इस a से जस्ट पीछे, एकदम से पीछे, थोड़ा सा हल्का सा पीछे सटा के, तो वो दो मान है, देखो एक तो आएगा जस्ट आगे, तो आएगा x बराबर a प्लस h, h बहुत छोटी सी राशि है, और इसके जस्ट पीछे होगा x माइनस h, और x का मान क्या रखा मैंने, a, क्या रखा, a, तो a माइनस h, a प्लस h। इस पे जिस लिमिट का मान आएगा ना उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इस पे जो फलन का मान आएगा उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो x बराबर a से थोड़ा सा आगे गए, इस फलन का मान यहां पर मिल रहा है, मिल रहा है ना, तो इसकी राइट हैंड लिमिट तो इसके बराबर है, इस फलन के मान के बराबर। लेकिन इस बिंदु से थोड़ा सा पीछे आते, बताओ फलन का मान यहां पे आएगा ना, क्योंकि इसके पीछे तो कुछ है नहीं, तो ये मान इसके बराबर हो सकता है कभी, जमीन आसमान का फर्क है, ये मान इसके बराबर कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, आपस में बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो फलन का मान भी बराबर नहीं होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के, इसका मतलब ये है ये फलन असतत है, ब्रेक है। बच्चा बहुत सिंपल सा है, अगर कोई ग्राफ कहीं पे टूट गया वो असतत है, कहीं भी नहीं टूटा वो सतत है। पता कैसे लगाएंगे, लिमिट से, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और फलन का मान अगर तीनों के तीनों बराबर रहे, क्या बोल रहा हूं मैं, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों के मान अगर आपस में इक्वल रहे तब तो वो फलन क्या है, सतत, अदरवाइज असतत। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, आपको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इसमें लिमिट निकालनी है, ठीक है ना, और लिमिट इस फंक्शन के वैल्यू के क्या रखनी है, बराबर, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। अगर ये बराबर हो जाता है तो वो सतत है, अदरवाइज असतत है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट चेक करने का। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन को करने से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इसमें, पहले एग्जाम्पल करते हैं सारे, फिर इस 5.1 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं 5.1 के एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन। जैसे ये एक सवाल है, सिंपल सा सवाल लिया है मैंने, फलन है 2x + 3 और उसको x बराबर 1 पे सातत्यता चेक कीजिए, क्या ये कंटिन्यू है या फिर नहीं। हमको दो ही काम करना है, ठीक है, x बराबर 1 पर तो इस फलन का मान निकालना और एक तरफ इसकी लिमिट निकालनी। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो ये सतत है, अदरवाइज असतत। तो सबसे पहले इसकी लिमिट निकाल लो। लिमिट कितने पे निकालनी है, x टेंड्स टू 1 पे, तो ये x टेंड्स टू 1 हो जाएगा, यानी x बराबर 1 पे लिमिट बतानी है। और लिमिट बतानी है कौन से फलन की, 2x + 3 को। कैसे ज्ञात होगी, देखो ये x का मान कितना रखना है, इसमें 1 रखना है, तो 2 गुणा 1 + 3, ठीक है, कितना आ गया, 2 और 3 5। अब आप एक काम करो, इस जो फंक्शन है ना आपको f(x) बराबर 2x + 3, इसमें आप x बराबर 1 रख के इसका मान निकालो। कितना आया बताओ, f1 का मान आ गया 2 और 3 5। तो बताओ मुझे, क्या ये 5 बराबर 5 है, यानी इसकी जो लिमिट है, इसकी जो लिमिट है x टेंड्स टू 1 पे इस फलन का, और वो लिमिट क्या उसके वैल्यू पे इक्वल है, बताओ इक्वल है कि नहीं है, वो है 5। इसका मतलब ये फलन क्या है, सतत है फलन है, ठीक है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। आपने उसकी लिमिट निकाली और उस फंक्शन का उसी पॉइंट पे वैल्यू निकाल दिया, वो वैल्यू आपस में इक्वल आ गया तो सतत है। अगर मान लो ये सतत, यहां पे मान लो कैसे भी करके मान लो 6 आ गया, एक बार मान लो, तो क्या ये 6 और 5 इक्वल है, नहीं है, तो हम कह देते हैं वो असतत फलन है, ठीक है। लेकिन एक बार तो ये 5 है। चलो इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। बच्चों दो सिंपल से एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि आपने देखा f(x) बराबर मान लो x², और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, बहुपद होता है। क्या होता है, बहुपद। और वैसे मैं आपको बता दूं, बहुपद फलन हमेशा अपने प्रांत में सतत मिलेंगे, ठीक है। इस पे जांच करते हैं। मुझे बताओ इसकी लिमिट और इसका वैल्यू बताओ फलन का, और x बराबर 0 पर जांच कर रहे हैं हम। किस पे कर रहे हैं, 0 पे। आप वैसे किसी भी बिंदु पर सततता की जांच कर सकते हो, लेकिन सबसे फेवरेट पॉइंट जो होता है ना अपने इस चैप्टर का, वो होता है x बराबर 0 का मान। इस पे इतना हर सवाल 0 पे जाके अटक जाएगा, क्योंकि 0 एक ऐसी चीज है जहां पे फलन है ना टूटने की संभावना ज्यादा रहती है,
ठीक है। तो अगर मैं आपसे 0 पर फलन का मान पूछूं तो 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0। और बहुपद वाले जो फलन है या फिर कुछ ऐसे फलन है जो दिखने में एकदम से स्पष्ट होते हैं, क्या होते हैं स्पष्ट, स्पष्ट का मतलब क्लियर, उसका बच्चों डायरेक्ट लिमिट ज्ञात कर लिया जाता है क्योंकि वो कहीं भी ब्रेक दिखते नहीं है। और कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें शर्त दे दी जाती है, कंडीशनल होते हैं, अस्पष्ट फलन होते हैं, उनको हमें राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये हमेशा बहुपद कभी भी टूटता नहीं, हमको पता है, वो एकदम से ग्राफ इसका सतत चलता है। तो देखो इसके अगर हम लिमिट निकालेंगे, स्पष्ट फलन है, कंडीशन नहीं है, तो x टेंड्स टू 0 पे निकालेंगे तो x स्क्वायर का मान 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर आंसर कितना आ गया 0, जो आपस में इक्वल है। तो ये हमेशा सर्वतर सतत फलन है। लेकिन देखो अब मेरे पास एक नया क्वेश्चन है, वो देखो क्या आएगा, देखते रहो आप। ये सतत फलन हो गया, ठीक है ना। तो बहुपद फलन हमेशा सतत ही मिलेगा आपको, वो कभी टूटता नहीं है। लेकिन मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है मॉडुलस x, क्या है मॉडुलस x, जिसको मापांक फलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मापांक। ये आखिर चीज क्या है मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए कि मॉडुलस 5 का मान बताना है तो 5 धनात्मक राशि है तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 5। अगर मुझे मॉडुलस -5 का आंसर बताना है, सुनिए मेरी बात, ये एक ऐसा घर है जिसके अंदर गया हुआ इंसान हमेशा खुश होकर लौटता है। और पॉजिटिव चीज तो खुशी देती है और नेगेटिव चीज हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। पॉजिटिविटी हमें सबको अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो इसका काम यही है कि इसके अंदर अगर कोई हंसता हुआ आदमी आया तो वो हंसता हुआ निकलेगा, अगर कोई रोता बिलखता आदमी आया है तो वो भी उससे हंसता हुआ निकलेगा। यानी माइनस को गायब करके वो किस में बना देगा, प्लस बना देगा, यानी माइनस को वो खा जाएगा। अब माइनस ऐसे तो खाता नहीं है, वो कैसे खाया, सुनो। होता क्या है कि आदमी तो -5 इंटर हुआ है तो निकलेगा भी -5 ही, भाई इंसान तो वही है, लेकिन इसको प्लस बनाने के लिए इसने क्या किया, इसके एक माइनस एक्स्ट्रा लगा देगा। बात समझ में आ रही है। अब इसमें तो प्लस का ही था तो कुछ लगाया नहीं, लेकिन अगर माइनस का कोई आया है तो एक माइनस ये एक्स्ट्रा लगा देगा, क्या लगा देगा एक्स्ट्रा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। बात समझ में आ रही है। जैसे देखो आपने देखा माइनस का 3 आ गया तो ये बाहर तो -3 ही आएगा, लेकिन एक माइनस एक्स्ट्रा लगा देगा, क्या लगा देगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। तो इस तरह से इस फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूं, देखो कैसे करेंगे, देखते जाओ आप। इस फंक्शन को मैंने ऐसे डिफाइन किया है कि जो f(x) है ना, f(x), ठीक है, ये f(x) जो है ये मॉडुलस x में डायरेक्ट, या तो f(x) का मान डायरेक्ट किसके बराबर आ जाएगा x के, किसके x के। कब आएगा, जब ये जो x की वैल्यू है ना ये 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। 0 से बड़ी, 0 से बड़ी जैसे मान लो 5, 4, 3, 2, 1, 6, 10, 50, 100, तो कुछ भी नहीं करेगा, बोलेगा हंसता हुआ आदमी है, पॉजिटिव आदमी है, पॉजिटिव को पॉजिटिव बाहर निकाल दो, ठीक है। और यही f(x) एक अक्ष, तो देखो आदमी तो अक्ष ही है, x आएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा माइनस जानबूझ के दे देगा, जानबूझकर, ठीक है ना, एक जानबूझकर माइनस एक्स्ट्रा दे देगा। कब देगा, जब ये x जो है पहले से नेगेटिव है। देखो इसमें कंडीशन लग गई, इसमें शर्त लग गई है, और ये बोलते हैं अस्पष्ट फलन। और अस्पष्ट फलन जब भी आएगा तब हमें फलन का मान तो निकालना ही पड़ेगा, प्लस उसकी सीमा जो है ना बहुत अच्छे से निकालनी पड़ेगी, बाएं सीमा भी निकालनी पड़ेगी, दाएं सीमा भी निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि x बराबर 0 पर इसकी ध्रुवता बदल रही है, कभी इस पाले में तो 0 से छोटा होगा तो इस पाले में, ठीक है ना। ये माइनस एक्स्ट्रा क्यों लगा, क्योंकि इसका जो नेचर ऐसा है कि अगर इसके अंदर माइनस की कोई संख्या गई तो एक माइनस से खुद एक्स्ट्रा लगा देगा, ठीक है ना। अब चूंकि XYZ में है तो मैंने XYZ लिखा है। अब देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सुनो। अगर x का मान 0 से छोटा है, अच्छा इसका जो हमें जांच करना है वो x बराबर 0 पर जांच करना है, किस पे, x बराबर 0 पे जांच करना है। देखो x बराबर 0 पे बताना है कि ये फलन सतत है या नहीं है। तो देखो मैं इसका ग्राफ बना देता हूं आपको, ग्राफ कैसे बनता है देखो। इसका ग्राफ बनेगा ये 0 से ऊपर इस तरफ और 0 से आगे इस तरफ, ठीक है ना। ये y अक्ष है और ये x अक्ष, साफ साफ नजर आ रहा है कि ये फलन कभी भी टूटता नहीं है। देखो 0 पे आगे मुड़ जरूर जाएगा इस तरफ, आपतित किरण परावर्तित किरण वैसे ही एकदम, जैसे x अक्ष मान लो एक
मिरर का काम करेगा। यहाँ पे वाई एक्स इसके मान लो अभिलंब नॉर्मल की तरह काम करेगा, और ये जो एंगल होता है ना ये भी इक्वल होता है इसमें। ये जबरदस्त है बिल्कुल, ये परावर्तन ही है, रिफ्लेक्शन ही एक तरीके से, ठीक है ना। वाई एक्स के प्रति एकदम से सम्मित भी होगा ये, ठीक है, छोड़ो इस चीज को। यहां पर आप मुझे एक बात बताओ, अक्स बराबर 0 पे जांच करनी है, ठीक है। दो ही काम आपका, पहला काम तो है इस फलन का मान 0 पे, बताओ क्या होगा। अब 0 इक्वल में कहां आ रहा है, इस पे, यानी प्रांत अक्स का मान 0 होगा तब फलन का मान ये लेना है, क्या लेना है, ये लेना है। तो f0 का मान आप देखो, fx का मान x है ना, fx का मान x है, और अगर मुझे 0 लेना हुआ तो f0 का मान 0, कितना है 0, समीकरण नंबर मान लो 1। तो ये तो है फलन का मान। अब आपको निकालनी है इसकी सीमा यानी लिमिट, और लिमिट हमेशा दो तरीके से निकलेगी, ठीक है ना। दो कौन कौन सी होती है, एक तो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होती है राइट हैंड लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं कि लिमिट का मान निकालते हैं, और x जो है 0 से छोटा है तो उसके ऊपर चिन्ह लगा देते हैं माइनस, कि x को 0 पे जांच करना है और वो 0 से थोड़ा सा कम है तो माइनस, और यहां पे वो जो भी फलन है वो लिख देंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको लिमिट ज्ञात करनी है x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पे, तो बताओ फलन क्या लोगे आप। तो मुझे एक बात बताओ, 0 छोटे वाले पद इसमें है या फिर इसमें है। आप कहोगे सर आगे वाले में है 0 से छोटे वाले, तो 0 से छोटा वाला माइनस एक्स है, तो इसमें फलन का मान भी कितना आएगा, माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो अक्स का मान तो कितना रखना है 0, तो यहाँ पे माइनस और अक्स का मान 0, और माइनस का 0 भी 0 ही होता है। अब देखो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट राइट में जाना है तो 0 के राइट में क्या आता है, प्लस आता है। देखो ये 0 होता है, 0 के आगे 0 प्लस आएगा और 0 के पीछे 0 माइनस आएगा, तो जस्ट 0 प्लस लेना है और एफ एक्स लेना है। बताओ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब 0 से बड़े मान आएंगे तब फंक्शन कैसे खुलेगा, x को लेके खुलेगा। तो x में क्या रखोगे 0 रखेंगे, तो 0 प्लस का भी तो 0 ही होता है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो लिमिट है ना, लिमिट वो 0 है और वही फलन का मान है। तो इस तरह से आप मुझे एक बात बताइए कि x टेंड्स टू 0 पे इस लिमिट जो f(x) है उसका मान और उसके 0 पर उसका मान, क्या तीनों के तीनों बराबर है, बराबर है ना। इसका मतलब यह है कि मापांक फलन जो होता है वो सर्वत्र क्या होता है, सतत होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमेशा अपने प्रांत में क्या रहेगा, सतत रहेगा। तो ये आप नोट कर लो इसको अच्छे से, ये क्या है, सर्वत्र सतत है। तो मॉडुलस x सर्वत्र सतत है। आप कहोगे सर आपने तो सिर्फ और सिर्फ 0 पे जांच किया है, आपने 1 पे तो जांच ही नहीं किया, कैसे कह सकते हो। तो बच्चा पार्टी ग्राफ में देखो, ये मान लो 1 है, तो 1 के जस्ट आगे वाला भी लगभग और पीछे वाला लगभग 1 पे संपाती है। तो ये तो ग्राफ, इसको आपको देखो यहाँ पे पेन मोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है क्या, ऐसे चल रहे हैं, देखो बिंदु सीधा चल रहा है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा घूम गया ग्राफ, तो घूमने से थोड़ा शक हुआ, क्या हो सकता है यहाँ पे कुछ टूट गया हो, इसलिए यहाँ पे जांच किया हमने। बाकी ये पॉइंट तो एकदम अंधा भी देख के बता देगा कि इस पे कोई ब्रेक है ही नहीं। देखो ऐसे अनंत तक चलता रहेगा, ये ऐसे चलता रहेगा आगे, ठीक है ना। इसलिए जहां पे भी घुमाव आता है ग्राफ में, अक्सर वहीं पे हमारी शक की सुई घूमती है और वहीं पे हम चेक करते हैं, ठीक है ना। तो घुमाव वाली चीजों पे चेक करते हैं, इसलिए ये हमेशा क्या है, सर्वत्र सतत है। और याद रखना ये मापांक फलन हमेशा सतत रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं नए सवालों के साथ, चलो ठीक है। देखो हाँ जी बच्चों आगे बढ़ते हैं, सुनो इसमें एक प्रॉपर्टी फर्स्ट आ रही है, वो क्या कहती है, देखो कि दो सतत फलनों का योग, अंतर, गुणा, भाग और उनका कंपोजिट यानी संयुक्त अगर हम कर भी दें तो वो भी क्या होगा, सतत होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एफ जी दो फलन है, कौन कौन है, एफ और जी। अगर एफ भी सतत है, जी भी सतत है, तो एफ और जी को अगर आप जोड़ देते हो तो भी सतत होगा, उनको घटा देते हो तो भी सतत होगा, उनको गुणा कर देते हो तो भी सतत होगा, और उनका भाग करते हो तो भी सतत होगा। तो ये सतत फलनों की पहचान होती है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। हाँ तो देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अभी अभी हमने सवाल पढ़ा था कि जो फलन है एफ एक्स का मान मॉडुलस जो एक्स है
वो सर्वत्र क्या होता है, सतत होता है। ठीक है, तो मैंने एक फलन लिया अपनी इच्छा से, जैसे ये ले लिया मैंने, देखो आप मॉडुलस का x प्लस 4, ठीक है, प्लस मॉडुलस है x, ये दो ऐसे एक फंक्शन ले लिया मैंने y, ठीक है ना। अब मैंने पूछा क्या ये सतत है। अब देखो बच्चों, आप बिना करे कैसे बताओगे इसको, बिना सॉल्व करे। देखो ये x प्लस 4 मॉडुलस के अंदर है, x प्लस 4 मॉडुलस के अंदर है, और x प्लस 4 एक परिभाषित फलन है अच्छे वाला, कहीं भी कोई टूटा हुआ नजर नहीं आ रहा, इसके बटा में कोई चीज नहीं है। देखो बच्चों, इस प्रश्नावली में जब भी कोई बटा में कोई चीज आएगी तब आप थोड़े से सचेत हो जाना, वहां पे आपको थोड़ा सा नजर उठाने की जरूरत है बटे में, ये बटा परिभाषित होना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सतत फलन है, मॉडुलस x तो एक सतत होता ही है, तो जब सतत के साथ में हम सतत जोड़ेंगे, संतत के साथ में संतत जोड़ेंगे तो वो भी क्या निकलेगा, संतत ही निकलेगा। तो देखो चुटकियों में सवाल होने लग जाएंगे अगर आप इन स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तब ये संतत ये सतत, तो ये फलन भी क्या होगा, सतत। अब अचानक से आपको ये दिख जाए तो आप तो फिर होश उड़ जाएंगे। अब उसमें एग्जाम में क्या लिखना है, दो सतत फलनों का योग भी सतत होता है, अतः ये सुपरिभाषित सतत फलनों का योग y जो है वो सतत होगा, बात खत्म। ठीक है ना। अब चलो ऐसे ही आप इसके बीच में अंतर कर दो तो भी सतत है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि आपने गुणा और करना हो तो इनकी गुणा कर दो वो भी सतत है, भाग कर दो वो भी सतत है, लेकिन भाग में थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कि मान लो y, मान लो ऐसे है कि fx बटा gx, ठीक है ना, ये सतत तो होगा, लेकिन जहां gx का मान 0 हो रहा है वहां पे ये असतत है, वहां पर ये है असतत है। असतत का मतलब क्या, नोट डिफाइन है, यहाँ पे नोट डिफाइन है। तो कुल मिला के अगर इसको सर्वत्र सतत बनाना है तो उसके लिए आपको gx का मान नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना बच्चों, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल से करवाता हूं। वैसे देखो कैसे करेंगे, भाग को कैसे करेंगे, सुनो। गुणा और भाग में बस फर्क इतना ही है कि गुणा में कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे देखो y बराबर साइन एक्स गुणा कोस एक्स, ये भी सतत है, ये भी सतत है, दोनों का गुणा भी सतत है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। लेकिन जैसे ही सवाल को अपन ऐसे लिखेंगे साइन एक्स बटा कोस एक्स, अब देखो ये भी सतत है, ये भी सतत है, लेकिन कोस एक्स बटे में आ गया और बटे वाली चीज क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप इतना साथ में लिख देते हो तब तो ये सर्वत्र सतत है, अदरवाइज आपको वो पॉइंट निकालने पड़ेंगे कि यहां यहां ये असतत है, यहां यहां ये सतत है। ठीक है ना। तो मैं असतत कहां पे है वो बता देता हूं। इसमें असतत कहां पे है, तो मुझे एक बात बताओ, इसके प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, बट्टे में। बट्टे में कौन बैठा है, कोस, और कोस 0 कहां पे होता है, बताओ, π/2 का विषम गुणांक। तो हम क्या लिखेंगे, x नहीं हो सकता π/2 का विषम गुणांक, और विषम को आप सब जानते हो कैसे लिखते हैं, x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, और -1 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली हम 2n प्लस 1 लिखते हैं। ठीक है ना। तो x का मान क्या नहीं हो सकता, 2n प्लस 1 π/2 नहीं हो सकता। ठीक है ना। और ये साइन बटा कोस क्या होता है, tan x, और tan x के लिए बस यही है ब्रेकिंग पॉइंट जो मैंने अभी पहले एग्जाम्पल से सिखाया था ना आपको, ग्राफ बना के। ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। ये असतत है, बाकी सब पे क्या ये सतत है। अब बात आती है संयुक्त फलन की। आखिर संयुक्त फलन क्या होता है, देखिए। अच्छा, सतत के लिए एक बात और है कि ये फलन स्पष्ट होने जरूरी है। स्पष्ट का मतलब है कि ये फलन अपने प्रांत में परिभाषित होना जरूरी है। ठीक है ना। अब परिभाषित होना, देखो कोस एक्स है ना, वैसे अपने परिभाषित है, लेकिन बट्टे में आ गया तब दिक्कत हो गई। ठीक है ना। अब यहां पे कोस एक्स में कोई दिक्कत नहीं थी, गुणा में था। चलो अब संयुक्त के बारे में बात करते हैं। इनको मिटा लो, नोट करो आप इनको। बच्चों सुनो, मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा कि एक बहुपद फलन और एक मापांक फलन, ये हमेशा हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं। क्या होते हैं, सतत होते हैं। ये दोनों के दोनों हमेशा सतत होते हैं। तो देखो मैंने क्या करा, एक फलन लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक लिया मैंने साइन जैसे थीटा, ठीक है, और इसको मैंने थीटा मान लिया। देखो बच्चे, इसको मैंने क्या माना, थीटा, और इसको मैंने माना वाई। तो देखो क्या मैं यहां से वाई लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बराबर साइन का साइन। बताओ थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर।
बोलो लिख सकता हूँ क्या? तो आप मुझे एक बात बताइए, इसको आप एक काम कीजिए, आप इसको एक नए मान लीजिए, एफ एक्स मान लीजिए, क्या एफ एक्स, ठीक है ना, और इसको मान लीजिए एफ थीटा, क्या लिख लिया एफ थीटा, और इसको आप यू मान लीजिए, आप लिख सकते हो इसे यू मान लिया और इसको आप थीटा मान लो, कोई बड़ी बातें नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो थीटा एक्स स्क्वायर का मान जो थीटा माना है ये किस में जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ना, यू के अंदर जा रहा है। तो देखो ये यहाँ पे जो एफ एक्स जो आ रहा है, जो आ रहा है आपका, इसको आप v मान लीजिए या फिर इसको h मान लीजिए, एक नया फंक्शन लेट कर लीजिए, x में मत रखिए, इसको आप v मान लीजिए। तो जो v जो है ना वो u के अंदर क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है ना, थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v ऑफ थीटा। ये आप फंक्शन के चैप्टर में अच्छे से पढ़ते हैं कि एक कंपोजिट फंक्शन है v ओ थीटा, इसका मतलब v के अंदर थीटा आ रहा है और थीटा के अंदर x आ रहा है, थीटा के अंदर क्या आ रहा है x। थीटा खुद किसका फलन है, अक्ष का फलन है, थीटा कुछ अक्ष का फलन है ना। तो कुल मिला के ये संयुक्त फलन है। अब मुझे आप एक बात बताइए, अपन को जांच करनी है इस संयुक्त फलन साइन एक्स स्क्वायर की, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, क्या एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है, बिल्कुल सतत फलन है, और साइन थीटा ये अपने आप में एक सतत है, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन सारे सतत होते हैं अपने अपने प्रांत में। टेन कोट से कोसेक में थोड़ी सी दिक्कतें रहती है, साइन कोस हमेशा सतत रहता है, एक्स टेंस टू आर में, एक्स बिलोंग्स टू आर में हमेशा सतत रहता है। तो देखिए एक सतत और दूसरा सतत के बीच में अगर आपको संयुक्त फलन ला रहे हैं तो वो भी क्या होगा, सतत होगा। ये इसका जिंदा जागता उदाहरण है साइन एक्स स्क्वायर। आप ऐसे भी समझ सकते हो मॉडुलस साइन एक्स, क्यों, क्योंकि मॉडुलस के अंदर कौन आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है। साइन एक्स सतत होता ही है, मॉडुलस भी एक सतत होता है, तो मॉडुलस साइन एक्स भी क्या होगा, एक सर्वोत्तर सतत फलन होगा। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि मॉडुलस में ये ले लो आप, मॉडुलस एक्स प्लस 4 प्लस मॉडुलस एक्स। अब देखो एक मॉडुलस एक्स सतत होता है, दूसरा मॉडुलस सतत होता है, सतत प्लस सतत सतत होता है, सतत का भी मॉडुलस सतत होगा। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर रहे हो, आप डायरेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप में नॉलेज बढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट जान रहे हो। तो इस तरह के सारे फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, जैसे कि देखो आप इन्हीं पे बेसिस क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। चलो मुझे बताओ आप कि कोस के अंदर मैंने क्या रखा, कोस के अंदर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4। क्या ये फलन जो है ये सतत है? अब आप कहोगे सर ये वाला द्विघात है, बहुपद सतत होता है, ये भी कंटिन्यू है, तो इन दोनों का कंपोजिट भी क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो देखो आप बिना कुछ कैलकुलेशन किए डायरेक्ट कंटिन्यू बता रहे हैं, तो ये आप में जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ाता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होती है, ठीक है ना। और भी जैसे अपने बुक के कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, उसमें देखते हैं। देखो यहां पे मैंने एक फंक्शन लिया एक्स स्क्वायर माइनस 25 एंड एक्स प्लस 5, और दे रखा है साथ में कि एक्स जो है वो -5 नहीं है, एक्स जो है वो -5 नहीं है, ये इन्होंने साथ में दिया है। अब बताइए क्या ये फलन सर्वोत्तर सतत है या नहीं। मुझे एक बात बताइए, ये एक बहुपद फलन है, ये भी एक बहुपद है, बहुपद के बटा में बहुपद, तो भाग क्या होता है, सतत। प्रॉब्लम थी x का मान -5 नहीं होना चाहिए, वो इसने पहले से दूर कर रखी है, ये साथ में दिया हुआ है, तो इस इंसान ने सारा कुछ दूर कर दिया, इसका मतलब ये पूर्ण प्रांत में सतत है। जब x का मान -5 है ही नहीं, तो यहाँ पे -5 + 5 0 भी नहीं होगा, वो 0 ही नहीं होगा, तब आप क्या कर सकते हो, इसका हमेशा ये सतत रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये देखो और भी जैसे बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपको लिख के देता हूं। जैसे हाँ, जैसे ये सवाल है, देखो कोस एक्स दिया और उसके ऊपर क्या लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया। बताओ इसमें दो फलन है, देखो इसमें क्या फलन है, दो, एक तो है मॉडुलस एक्स, ठीक है ना, मान लो कोई यू फलन मॉडुलस एक्स है, और वी जो है ना वो कोस, मान लो यहाँ पे इसके अंदर जो कुछ भी आ रहा है वो मान लीजिए v आ रहा है, और v का मान है वो है cos x, है ना। तो इसमें u में v आ रहा है और v का मान cos x है, तो ये एक तरीके से संयुक्त फलन है,
क्या ये संयुक्त फलन है, और जो संयुक्त फलन है उसमें कोस x भी सतत है और मॉडुलस भी क्या है, सतत, और सतत का सतत के साथ संयुक्त क्या होता है, सतत होता है। तो आप बिना कुछ किए डायरेक्ट इसमें आप बता सकते हो कि ये सतत फलन है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो। देखो बच्चों, मैं आपके लिए एक सवाल लेके आया हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि y का जो मान है मॉडुलस x माइनस मॉडुलस x प्लस 1 है। आपसे सवाल ये है कि ये कहां कहां पर टूटता है या फिर कहां कहां पर डिसकंटिन्यू असतत है, आपको बताना है। अब आप घबरा जाओगे, पता नहीं इतना बड़ा बड़ा अजीब सा सवाल दे दिया, पता नहीं कहां टूट रहा है कहां नहीं टूट रहा, इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, इसका फलन का मान कैसे निकालेंगे, ग्राफ तो अनंत बिंदुओं पे बनता है, कौन से बिंदु पे जांच करें, है ना। घबराओ मत। कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे देखो बाकी का निशान आ रहा है ना, ये सब्ट्रैक्शन है, घटाव है। जांच पहले तो आप ये पता लगाओ कि दो फलन इसमें क्या अलग अलग जो है क्या वो सतत तो नहीं है। देखो x+1 का ग्राफ क्या होता है, आप अगर मैं पूछूं y बराबर x+1 क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, सर y बराबर x+1 कुछ ऐसा होगा कि अगर आप इसमें 0 रखते हो तो 1 आएगा, 1 रखते हो तो 2 आएगा, तो ऐसे एक ग्राफ बन जाएगा ऐसे, है ना। ये एक रेखा बनेगी, क्या बनेगी, एक रेखा, और इस सरल रेखा की समीकरण कुछ ऐसे बनेगी, y अक्ष पर 1 का 1 यहाँ पे अर्थाखंड बनेगा, ठीक है ना, और इसकी प्रवणता का मान 45 डिग्री है जो कि x अक्ष से धनात्मक कोण बना रही है ऐसे। क्या ये रेखा कभी भी टूट सकती है क्या, नहीं टूट सकती ना। ये एक पॉलिनोमियल है, एलजेब्रा मतलब बहुपदीय फलन है, ठीक है ना, तो ये कभी रेखा नहीं टूटेगी। तो ये एक जो ये सतत फलन है, क्या है ये सतत फलन। तो सतत फलन के अंदर अगर मैं यहाँ पे इसको मैं बाहर मॉडुलस लगा दूं तो मॉडुलस खुद एक सतत होता है। अब सतत के ऊपर सतत हो जाएगा तो बताओ वो क्या खुद क्या होगा, एक सतत फलन होगा। तो ये भी एक सतत फलन है और ये भी एक सतत फलन है, और सतत का सतत से अंतर देखो मैंने यहां पे लिख रखा है अंतर, वो भी क्या होगा, एक सतत होगा, पूर्णतया सतत होगा। इसका मतलब इन दोनों का अंतर भी क्या होगा, सतत। तो ये कभी टूटेगा ही नहीं, फेविकोल का मजबूत जोड़ अब सतत फलनों में भी, ठीक है ना। तो ये बात है, तो ये सतत फलन है, ये कभी नहीं टूटेंगे। तो ये लिखेंगे ये कहीं पर भी नहीं टूटेंगे, हमेशा यानी सर्वतर, क्या लिखेंगे, सर्वतर सतत है, ये कहीं टूटेंगे ही नहीं, इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन दिक्कत कहां आएगी मुझे मैं आपको बताता हूं। अभी जो मैं जितने भी सवाल कराऊंगा उसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आपको हो सकता है आपको फील हो, लेकिन हमें करनी नहीं है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट से चलना तो नहीं करेंगे। और उसमें आएगा अस्पष्ट फलन, जहां पे फलन अपनी ध्रुवता बदलता है, दैट्स मीन अक्ष का मान 0 से बड़ा होगा तो फलन ऐसा होगा, अक्ष का मान 0 से छोटा होगा तो ऐसा होगा। ऐसे ऐसे फलनों में हमें क्या करना होता है, सीमा थोड़ा सा निकालने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें दाईं सीमा बाईं सीमा दोनों निकालनी पड़ती है, वो दोनों के दोनों उस फलन के मान के बराबर लानी पड़ती है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसके बचे हुए जितने भी उदाहरण और 5.1 का सॉल्यूशन बिना कोई टाइम वेस्ट किए। उसके बाद में आपको अवकलन सिखाएंगे और अवकलन के जितने भी सवाल होते हैं ना वो सारे संभव सवाल हम करेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट इसके जितने भी एग्जाम्पल है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं बचे हुए, और फिर उसके सारे सवाल। चलो इसको नोट करो और आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक सवाल है, थोड़ा ध्यान देना, ये एक अस्पष्ट फलन है, पता नहीं ये कहां पर क्या परिभाषित है, कहां पर क्या परिभाषित है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए थोड़ा सा आपको अलग तरीका अपनाना पड़ता है। देखो एक फलन है जिसका मान कभी तो x+2 हो जाता है और कभी वो x-2 हो जाता है, ठीक है। ऐसे मान लो कि जैसे ये अपना रूप बदल देता है, ठीक है ना। गिरगिट है, गिरगिट क्या करता है, अपना रूप बदलता है, जैसा वो पेड़ मिलेगा उसको कलर का जैसा हो जाएगा। तो अगर उसमें ये कहेंगे x का मान अगर 1 से छोटा हुआ या उस 1 के बराबर हुआ तब तो फलन का मान रहेगा x+2, और अगर x का मान 1 से बड़ा रहा तब उस फलन का मान हो जाएगा x-2। यानी बच्चे प्रांत पे डिपेंड है, अगर आपका प्रांत 1 से छोटा है तब तो आपको ये वाला फलन पे चलना है, इस वाले रास्ते पे चलना है। जैसे ही x का मान 1 से बड़ा हो जाता है आपको रास्ता चेंज करना पड़ेगा, ये चलना पड़ेगा। तो आपका जो फाइनल जो ग्राफ है ना वो कैसा बनेगा मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले तो ये देखो यहां से जो एक रेखा बन रही है y बराबर x+2 बन रही है, और नीचे भी एक रेखा बन रही है वो है x-2। ये दोनों लाइन अपन को खींचनी पड़ेगी, खींचते हैं। देखो ये 11वीं कक्षा में स्ट्रेट लाइन जब हम पढ़ते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, वहीं से सब समझ में आता है। वैसे मैं आपको बता देता हूं,
यहाँ पे y का मान x पे डायरेक्ट डिपेंड करता है और m का मान 1 है, m का मान 1 है, 1 यानी tan का मान 45, tan 45 यानी x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाना है और y बराबर x प्लस 2 यानी y के ऊपर 2 अंतःखंड बनाना है। तो y के ऊपर 2 अंतःखंड, चलो 1 2 यहाँ पे, और 45 डिग्री का कोण बनाना तो पीछे की तरफ और आगे ऐसे बढ़ा दो, तो ये कोण 45 डिग्री का होगा और ये वैल्यू 2 होगी। तो ये जो रेखा होगी ना, ये रेखा इतनी बड़ी रेखा, ये होगी y बराबर x प्लस 2, ठीक है। जो x 0, यहाँ पे कितना x का मान 0, तो 0 से माइनस वाले पे भी दे रहा है मान और प्लस वाले पे भी दे रहा है। एक बार मैंने बाउंडेड नहीं किया है, एक बार मैंने इसको 1 से छोटा नहीं किया, एक बार मैंने क्या किया, इसको कंप्लीट ले लिया, एक रेखा बना ली ऐसे, ठीक है ना, और ये रेखा बड़ी रेखा बन चुकी है। लेकिन ये रास्ते पे हमें कब तक चलना है, जब x का मान 1 से छोटा हो, x का मान 1 से छोटा हो, तो x का मान 1 यहाँ पे है और उस 1 के बराबर भी है। देखो बच्चों, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर ऐसे लंब डाल दिए एक पर रेखा से, तो यहां पे ये जो है ये x बराबर 1 पे देगा मान, ठीक है ना, कितना आएगा, 1 और 2 3 आएगा, यानी इस पॉइंट का वैल्यू है 1,3, ठीक है। क्या यहां पे इक्वल का चिन्ह है, बिल्कुल है, इक्वल का चिन्ह है, इसका मतलब ये हमारे प्रांत में शामिल है। तो बच्चों हमें शामिल है तो इस रेखा से आगे का हमें कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो रेखा है वो हमें 1 से छोटे मान के लिए लेनी है, 1 से छोटे मान, और 1 से छोटा मान 1 के इस तरफ होता है और आगे 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब इस ग्राफ का एक हिस्सा तो ये है, एक हिस्सा तो ये है बच्चों, ठीक है ना। आगे वाला हिस्सा देखो, x माइनस 2, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, tan थीटा प्रवणता 45 डिग्री और y पर अंतःखंड -2, कितना -2, तो देखो 1 और -2 यहां पे आएगा और 45 डिग्री, वैसे ये दोनों के दोनों समांतर रेखाएं हैं क्योंकि y और x के गुणांक समान है, समांतर रेखाएं हैं, बिल्कुल एकदम से एक दूसरे के समांतर होगी और ऐसे बनेगी, ठीक है ना, समांतर होगी। लेकिन बच्चा पार्टी इसका मान हमें वहीं से लेना है जहां पर x का मान 1 से बड़ा हो। अब बताओ x का मान 1 से बड़ा कहां होगा, इस तरफ, तो इसके ठीक नीचे यहां से इसको तोड़ लेंगे। अब ये वाला काम हमारे किसी काम का नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें इस रास्ते पे तब से फॉलो करना है जब x का मान 1 से बड़ा मिले, और 1 से बड़ा, ठीक है। क्या 1 पर ये मान देगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर भी 1 पर भी इसका नहीं चलना है, तो 1 पर ये शामिल नहीं है, तब यहाँ पे हम ब्लैंक रख देंगे, यानी ओपन ब्रैकेट, ब्लैंक का मतलब होता है x बराबर 1 पर इस ग्राफ को फॉलो नहीं करना, ऊपर वाले ग्राफ को फॉलो करना है, ठीक है ना, ऊपर वाला रास्ता अपनाना, नीचे वाला नहीं। लेकिन जैसे ही 1.01 हुआ, x का मान 1.001 हो गया, तो बच्चों वो रास्ता छोड़ दोगे और नीचे वाला रास्ता लेना है, क्योंकि ये हम नहीं कर रहे, ये इस फलन की परिभाषा कहते हैं और ऐसे फलन को अस्पष्ट फलन कहते हैं। ये तो बच्चा मैंने आपको डायग्राम बना के सिखाया है एक कि कैसे बनता है। काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि ये ऐसे आ गया तो ये कैसे हो गया, नीचे वाला इस तरह से आ गया तो दूसरा वाला ले लिया। आज मैंने अपने जैसे लोकल लैंग्वेज में आपको बता दिया है कि किस तरह से हम रास्ते चेंज करते हैं, कैसे ये ग्राफ बनते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो आप मुझे एक बात बताइए, जब ये x का मान 1 और 1 से छोटा है तब तो ये वाला ग्राफ है, और 1 और 1 से बड़ा है तब ये वाला ग्राफ है। अब ग्राफ को देखते ही बता देंगे कि इसके पीछे कोई भी लाइन टूट नहीं रही, ये नहीं सतत है, इसके आगे भी कोई टूट नहीं रही, सतत है। लेकिन x बराबर 1 पे ये फलन टूटा हुआ है, x बराबर 1 पे टूटा हुआ क्यों है, क्योंकि 1 पर तो इसका मान 3 है, ठीक है, और इसके जस्ट पीछे भी लगभग 3 है, लेकिन 1 के जस्ट आगे बढ़ते हैं रास्ता चेंज हो जाएगा, फलन का मान भी चेंज हो जाएगा, वो मान हमें नीचे मिलेगा। अब बताओ अगर मैं इसको ग्राफ बनाना चाहता हूं तो बताओ, अब ये पेन हटके उठ के यहाँ पे नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो अगर कलम आपकी उठ गई है इसका मतलब वो फलन, वो ग्राफ टूटा हुआ है, यहाँ पे ये असतत है। तो ग्राफ को देखकर आप कंफर्म गारंटी से कह सकते हो x बराबर 1 पर ये है असतत है। लेकिन अब इसको मैथमेटिकली लिमिट वाले तरीके से कैसे करेंगे, चलो मैं यहाँ पे आपको करवाता हूं, ठीक है ना, है ना इंटरेस्टेड बात, इंटरेस्टिंग बात है ना ये। चलो अब लिमिट निकालते हैं इस फलन की। सबसे पहले इस फलन की लिमिट निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे, बाईं सीमा निकालेंगे इसकी। चलो बाईं सीमा निकालते हैं इसकी, और जो बाईं सीमा होती है वो देखो कैसे निकलेंगे।
बाएं सीमा हमेशा जो फलन की निकलती है वो निकलती है लिमिट x। अच्छा, इस फलन में दिक्कत कहां पे आ रही है? एक पे आ रही है, एक के अलावा तो कहीं पे दिक्कत नहीं आ रही ना। देखो एक के पीछे फलन आराम से चल रहा है और पीछे तक बढ़ाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक से आगे भी एकदम सीधी रेखा है और स्ट्रेट लाइन एक बहुपद फलन होता है, वो कहीं भी टूटती नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो आप, मतलब हमें इस पे सिर्फ और सिर्फ एक पे चेक करना है और बाएं सीमा तो एक के जस्ट पीछे, तो 1 क्या ऊपर क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे और ये फलन हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, 1 माइनस का मतलब होता है 1 से छोटा, और जब 1 से छोटा होगा तो फलन कौन सा लेंगे? ऊपर वाला या नीचे वाला? आप कहोगे सर 1 से छोटा तो ऊपर वाला लेंगे, x प्लस 2। x प्लस, देखो आप 1 से छोटा है और 1 से छोटा है, तब यहां पे ये वाला फलन है x प्लस 2, तो ये ले लो। तो इसमें आएगा x प्लस 2, x प्लस 2। x का मान कितना है बच्चों? 1 है, तो 1 प्लस 2 का वैल्यू कितना आ गया? बोलो 3 आ गया। कितना आ गया? 3। अब इसका क्या निकालेंगे हम? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? देखो उसके लिए वही बात, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, और ये फलन। अब बात तो यही है ना कि जब 1 से बड़ा होगा तो फलन कौन सा लेंगे? इसमें देखो 1 से बड़ा आने पर x, तो फलन आएगा x माइनस 2। तो लिमिट जो है आपकी x टेंस टू 1 प्लस में, और फलन का मान होगा x माइनस 2, और x का मान कितना रखना है? यहाँ पे x का मान 1 रखना है, तो 1 माइनस 2 का मान कितना आ गया? -1। देखो बच्चों कितना आया? -1, ठीक है ना। अब -1 और 3 किसी भी एंगल से कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? बताओ। अरे इसकी तो सीमा ही नहीं मिली है ना। चलो अब इसका एक काम करो, लास्ट में फलन का मान और निकालो, फलन का x बराबर 1 पर मान और बताओ मुझे, ठीक है। तो f1 का मान कितना आया? अब आप कहोगे सर अब इसमें से कौन सा ले, है ना। मुझे एक बात बताओ, x बराबर 1 ऊपर वाला नहीं है क्या? बराबर 1, तो ये वाला लेना है x प्लस 2। तो f1 का मान लेना है x प्लस 2, 1 का मान 1 प्लस 2 कितना आया? 3। देखो ये और ये तो इक्वल है, लेकिन यहां पर ये राइट हैंड लिमिट इसके इक्वल नहीं है। तो बच्चा पार्टी हमने एक ही बात जानी है, तीनों बराबर होनी जरूरी है। पहली बात तो इसकी सीमा का भी अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। इसकी सीमा आपस में बराबर नहीं आ रही, मेल नहीं खा रही है, मैच नहीं खा रही है, ठीक है ना। इसके 19-20 की फर्क नहीं है, तो पूरा का पूरा 3 से -1 का जमीन आसमान का फर्क है। 3 प्लस की संख्या -1 ऋणात्मक संख्या, फर्क बहुत ज्यादा हो गया है। इसलिए पहली बात तो इसकी सीमा का अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनकी सीमा इनके फलन के मान से मैच नहीं खा रही, इसका मतलब ये फलन सतत नहीं है बच्चों। तो इसका क्या रिजल्ट लिखना? x बराबर 1 पर, क्या x बराबर 1 पर सतत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये से कह सकते हैं कि अगर x बराबर 1 को छोड़ दे अन्य सभी बिंदुओं पे ये फलन सतत है, ये हम कह सकते हैं कि अन्य बिंदु फलन पे ये सतत है, बस x बराबर 1 पर ये सतत नहीं है, ठीक है। देखो तो लास्ट में हम ये लिख सकते हैं इसमें कि चूंकि इसमें जो LHL है वो बराबर नहीं है RHL के, ठीक है। तो हम ये कह देंगे इनकी लिमिट आपस में बराबर नहीं है आई, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी जो लिमिट है x टेंस टू 1 पे इस फलन की, वो नॉट इक्वल है फलन के मान के, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे फेल हो गया। फेल नहीं मतलब कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया, फेल नहीं बोल सकते, कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया है, इस वजह से ये फलन असतत है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप ग्राफ बना के, अदरवाइज आप लिमिट निकाल के भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं इसकी, ठीक है ना। अभी आपको ये कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल एकदम से समझ में आ जाएगा। और ये एक अस्पष्ट फलन और लेके आया हूं मैं, जिसमें फलन चेंज हो रहा है, देखो रास्ते चेंज हो रहे हैं, साथ में डोमेन भी चेंज हो रहा है कि जब x का मान 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा तब तो आपको फलन का मान लेना है ओनली x,
और जब x का मान 0 से छोटा होगा तब आपको लेना है फलन का मान x स्क्वायर। और बच्चों x स्क्वायर एक परवलय बनाता है। क्या बनाता है? परवलय, द्विघात समीकरण है। और x क्या बनाता है? एक सरल रेखा। क्या बनाएगा? सरल रेखा। मैं इसको आपको ग्राफ से समझाऊंगा क्योंकि नॉलेज लेना जरूरी है, और लिमिट वाले पैटर्न से भी लिख सकते हैं, नॉर्मल तरीके से आप ग्राफ बनाओ पहले तो। देखो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो, यहां पे दो फलन है बच्चों। कितने फलन है? तो ये मैंने x मान लिया और मैंने yx। पहला फलन है y बराबर x, दूसरा फलन है y बराबर x स्क्वायर। आप एक एक करके सबका ग्राफ बनाओ। पहले y बराबर x का बनाओ। तो y बराबर x का ग्राफ बच्चा बच्चा जानता है भारत का, यही होगा। ठीक है, शर्त देखो, जब x का मान 0 से बड़ा होगा और 0 यहां पे होता है, ठीक है ना। अब 0 से बड़ा मतलब धनात्मक x है ना, पहला चतुर्थांश। तो बताओ पीछे वाली लाइन को मिटा दूं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल मिटा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिटा दिया। अब देखो दूसरा है y बराबर x स्क्वायर, ठीक है, और परवलय बनता है। और वो देखो अगर यहाँ पे y की घात 1 है तो परवलय yx पर बनेगा, और yx के दोनों तरफ ऐसे, जैसे कि आमरस भरी प्याली रखी हो yx पे, x पे, ठीक है ना। तो देखो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे। लेकिन बच्चों इसकी शर्त यह है कि x का मान 0 से छोटा होना चाहिए। x का मान 0 से छोटा, तो छोटा होना चाहिए। बड़े वाला से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला मिट जाएगा। फिर ये मिटा देते हैं अभी, ठीक है ना, ये वाला हमने मिटा दिया है। ठीक है, तो ये देखो आप यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें x का मान जो 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा, उसके लिए परवलय है, यानी x स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो आप, ये हमारा फाइनल ग्राफ बन चुका है। अब आप बताओ इस ग्राफ को देखते हुए कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये ग्राफ कहीं भी टूटा है? नहीं सर, ये कहीं भी नहीं टूटा, एकदम से सार्वत्रिक सतत फलन है। ग्राफ को देखकर आपका पहला जवाब यही है कि यह ग्राफ सार्वत्रिक संतत है। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको मैथमेटिकली प्रूफ करूं तो ये कैसे आएगा? चलो अभी देखते हैं, ठीक है ना। चलो इसको मैथमेटिकली और कर लेते हैं। लेकिन बच्चों एक बात तो क्लियर है कि इस 0 से आगे बढ़ेंगे तो भी ग्राफ नहीं टूट रहा, 0 से पीछे बढ़ेंगे तो भी ग्राफ नहीं टूट रहा। 0 पे ग्राफ मुड़ जरूर रहा है कि एक तरफ तो गोल आकृति में आ रहा है, मतलब वक्राकार आ रहा है, एक तरफ सीधा हो गया। तो मतलब 0 पे ऐसे देखो, ऐसे हो गए, सॉरी ऐसे आके फिर ऐसे सीधा हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा एक मोड़ जरूर है, लेकिन सतत है, देखो टूट नहीं रहा है। दिखने में तो लग रहा है, लेकिन गणितीय रूप में कैसे करेंगे, चलो उसको और हल कर लेते हैं। बहुत आसान सा है। सुनो, ग्राफ को देखते हुए ये तो पता चल रहा है कि 0 के अलावा कहीं दिक्कत नहीं है। इस ग्राफ में 0 के अलावा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो 0 पे शक हो रहा है तो x बराबर 0 पर क्या कर लेते हैं? जांच कर लेते हैं। x बराबर 0 पर जांच कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले इसके लिमिट निकालेंगे, ठीक है, और वो निकालेंगे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट। और उसके लिए बच्चों मैंने आपको सिखा रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और आपको लेना है फलन का मान। अब मुझे बताओ, जब 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो परवलय आ रहा है, और परवलय आ रहा है तो x स्क्वायर लेना है। क्या लेना है? x स्क्वायर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और फलन का मान x स्क्वायर। देखो लिखने का तरीका, 0 से कम है तो नेगेटिव फलन, और फिर फलन का मान, और ये मान आप 0 इसमें रख दो। x का मान कितना रखना है? 0। तो 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0। बताओ लेफ्ट हैंड निकल गई, ठीक है। चलो अब राइट हैंड निकालो। इसका क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, इसमें ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे हमने सीख लिए। राइट हैंड लिमिट निकालो। तो बच्चों वही तरीका, लिमिट x टेंड्स टू 0 से आगे जाना है, और आगे जाना है तो प्लस लगाएंगे, और यहां पे वो फलन, ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और फलन का मान बच्चों 0 से जस्ट ज्यादा, तो 0 से बड़ा है x का मान, तो यहाँ पे फलन का मान आएगा x। तो x में भी 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। अब मुझे बताओ राइट और लेफ्ट बराबर आ गई, अब बस एक लास्ट काम बचा है फलन का मान। तो चलो फलन का मान निकालते। अच्छा, इन दोनों से क्या कह सकते हैं कि देखो, इन दोनों से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गई है राइट हैंड लिमिट। तो अगर मैं आपसे पूछूं ना कि इसकी लिमिट क्या है x टेंड्स टू 0 पे, और वो भी फलन fx की, तो वो है बच्चों 0।
यानी इसकी प्रॉपर लिमिट 0 पे 0 है। ठीक है, 0 पर लिमिट का 0 होने का मतलब पता है क्या है कि उस 0 के जस्ट पीछे और जस्ट आगे फलन का मान 0 है। ठीक है, आगे देखो फलन का मान f 0 पे, तो इस ग्राफ इस गिवन में ये बताओ कि 0 के बराबर वाला चिन्ह किसके साथ लगा है, x के साथ लगा है, तो फलन का मान क्या लेना है, x, तो x का मान आप यहाँ पे 0 रखो भाई, x बराबर 0 पे चेक करना है, तो x बराबर 0 पर f0 का मान क्या आएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये सब के सब फलन के मान के भी क्या है इक्वल है, तो ये कह सकते हैं कि ये फलन सर्वतर सतत है। क्या है, सर्वतर संतत फलन है बच्चों, ये क्या है सतत फलन है। ठीक है ना, तो यानी जिस तरह से इसका ग्राफ बना था वैसे भी दिख रहा था और मैंने आपको मैथमेटिकली भी प्रूफ करवा दिए सर्वत्र क्या है सतत है। ऐसे ही हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे और हम पूरा प्रश्नावली 5.1 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपके 5.1 में आ रहे थे वो मैंने करवा दिए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं जैसे महत्तम पूर्णांक फलन, सिग्नम फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उन सब के भी सतत असतत हम जानेंगे, वो जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलेंगे फिर हम नए वीडियो के साथ, प्रश्नावली 5.1 को सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चों।